तो हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ वापस लेके नेक्स्ट पार्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का। तो इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मतलब जो हार्मोन एक्ट करते हैं तो उनका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है हार्मोन्स का, और वो फिर बाद में देखते हैं कि वो लोग एक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्लासिफिकेशन है हार्मोन्स का वो है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और दूसरा आपका क्लासिफिकेशन है रिसेप्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है, या तो वो एक सिंगल अमाइनो एसिड से बना हुआ हो, या फिर बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ के एक पेप्टाइड बनेंगे और उसके बाद वो एक हार्मोन बनाएंगे। ठीक है, तो पेप्टाइड नेचर का हो सकता है, या फिर विटामिन डेरिवेटिव्स हो सकता है, या फिर स्टेरॉइड हो सकता है नेचर में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं कि इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। तो अमाइनो एसिड में हम 2 अमाइनो एसिड देखते हैं, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, टायरोसिन टायर 3 टायर, T3, T4 और कैटेकोलामिन्स। ठीक है, तो कैसे हैं, टायरोसिन है, टायर है, 3 टायर। ठीक है, अब 3 टीयर सिटीज से याद कर सकते हो, या फिर 3 टायर वाले व्हीकल से याद कर सकते हो, मतलब जैसे तुम्हें याद करना हो। अब इसमें कौन कौन से होंगे, T3, T4 और कैटेकोलामिन्स। ठीक है, दूसरा है अपना ट्रिप्टोफैन। इससे कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। याद कैसे करना है, ट्रिप्टो सेरोटो मेलेटो। ठीक है, ट्रिप्टोफैन में क्या आ जाएगा फिर, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। तो ये हो गए हमारे अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स। अब देखते हैं कि पेप्टाइड्स कौन कौन से हार्मोन में होते हैं। ठीक है, अभी पेप्टाइड के बेसिस पे भी हम उनको डिवाइड कर देते हैं कि स्मॉल पेप्टाइड्स है, लार्ज पेप्टाइड्स है, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ठीक है, अब जब हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया था तो हमने कौन सी ग्लैंड से शुरुआत की थी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, उसके बाद आगे के ग्लैंड्स देखना शुरू किया था। तो वही ऑर्डर रखेंगे अपन पेप्टाइड्स नेचर में याद करने का। तो स्मॉल पेप्टाइड्स किस में प्रेजेंट हो गए, अपने हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस पे कौन सी पिट्यूटरी कंप्लीटली डिपेंडेंट थी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो वो आ जाएगी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी आ गई तो एंटीरियर पिट्यूटरी का भी तो कुछ आना चाहिए ना साथ में, तो क्या आएगा, ACTH। ठीक है, तो स्मॉल पेप्टाइड्स में कौन कौन से हो जाएंगे, अपने ऊपर के 2 ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो कंप्लीटली आ जाएगी, और साथ में ACTH आ जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये लार्ज पेप्टाइड्स है, ये हम बाद में देखते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या है कि प्रोटीन तो है ही, साथ में थोड़ा सा ग्लूकोज वाला कंपोनेंट भी है। ग्लूकोज वाला कंपोनेंट मतलब कि कार्ब्स हैं, या फिर कोई ग्लूकोज रिलेटेड कुछ चीज़ है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हार्मोन्स हैं, FSH, LH एंड TSH। अब याद कैसे करना है, तो अब हमें पता है ना कि FSH और LH है, ये हमारे एंड्रोजन मतलब गोनेड्स पे आके एक्ट करते हैं, और फिर हमारा जो गैमेट का सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस को स्टिमुलेट करवाते हैं, है ना। तो अब गैमेट्स हैं, उनको थोड़ी बहुत अगर प्रोटीन लग रहा है तो साथ में एनर्जी भी तो चाहिए कि ना, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि FSH और LH में किस कैटेगरी में आएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब आता है TSH, तो ये कैसे याद करना है, तो जो FSH और TSH है ये दोनों भाई भाई से नहीं लग रहे, सिर्फ F और T का ही फर्क है। तो ऐसे याद हो जाएंगे अपने FSH, LH और TSH। F की जगह T रख देंगे तो TSH हो जाएगा। FSH और LH तो आ रहे हैं क्योंकि ये हमारे गोनाडोट्रोपिन्स है। ठीक है, साथ में TSH आ जाएगा, तो ये तीनों आ जाएंगे। अब ये जो तीनों भाई बहन हैं, ये इनकी जो अल्फा यूनिट है वो तीनों की सेम है। अब जनरली हमें पता होता है कि एक पर्टिकुलर हार्मोन एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे ही आके एक्ट कर सकता है। अगर तीनों हार्मोन की यूनिट सेम है तो क्या मतलब वो एक ही रिसेप्टर पे आके काम करने वाले, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। उनकी जो बीटा यूनिट होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पेप्टाइड्स के अंदर का क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हमारे विटामिन डेरिवेटिव्स। तो विटामिन में कौन सा आ जाएंगे, अपने विटामिन D आ जाएगा। ठीक है, फिर अपने बचते हैं स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स में कौन कौन सा आता है, जैसे हमने पढ़ा था पढ़ते टाइम कि जो हमारे जो कॉर्टिकॉइड्स थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स स्टेरॉइड्स, वो आएंगे हमारे स्टेरॉइड्स के अंडर।
ठीक है। अब सबसे अंदर वाली लेयर क्या सिक्रेट कर रही थी कॉर्टेक्स की, जो कि जोना रेटिकुलरिस थी, क्या कर रही थी, सेक्स स्टीरॉइड्स रिलीज कर रही थी। तो सेक्स स्टीरॉइड्स आ गए तो सेक्स हार्मोन्स भी आ जाएंगे, तो इसमें भी आ जाएंगे अपने एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब जो भी हार्मोन्स इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में नहीं आए हैं वो सारे कहाँ आ जाएंगे, लार्ज पेप्टाइड्स में। समझ गए? इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ी देर बाद देखते हैं, क्योंकि बचे हुए सारे हार्मोन जो भी पूछे जाए वो यहाँ पर डाल देना। ठीक है, तो अपना एक पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं रिसेप्टर वाले क्लासिफिकेशन पे। तो उसमें ग्रुप 1 रिसेप्टर भी हो सकता है, ग्रुप 2 रिसेप्टर भी हो सकता है। ग्रुप 1 मतलब कि जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर है। ठीक है, ग्रुप 2 मतलब कि जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन पे है। अब मान लो कि मेम्ब्रेन पे ही रिसेप्टर है, तो मेम्ब्रेन पे ही रोक दिया गया हार्मोन को, तो अंदर कैसे जाएगा वो हार्मोन? आई मीन एक्शन तो अंदर से ही होगा ना, न्यूक्लियस के थ्रू ही एक्शन होगा। तो जो मैसेज है वो अंदर कैसे डिलीवर होगा? तो वो जाएगा दूध के थ्रू, आई मीन सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू। ठीक है, तो क्या होगा, हार्मोन आएगा, यहाँ अटैच होगा, ये जनरेट करवाएगा सेकेंडरी मैसेंजर्स और वो लेके जाएंगे मैसेज न्यूक्लियस तक। जैसे कि वो अज्यूम कर लो कि तुम राजा के पास कोई मैसेज पहुंचाने गए हो, तो तुम्हें गेट पे ही रोक लेंगे और तुम्हारा मैसेज कोई और अंदर तक पहुंचा के आएगा। तो वैसा वाला सिस्टम है अपना ग्रुप 2 रिसेप्टर्स का। ठीक है, अब ग्रुप 1 क्या है, अपने इंट्रासेल्युलर वाले हैं, तो ये तो खुद से ही आके न्यूक्लियस पे काम करवा सकते हैं ना। ठीक है, अब इनमें भी 2 कैटेगरीज हो जाती है, एक जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है और दूसरी जो इंट्रा न्यूक्लियर है। ठीक है, अब टाइप 1 में क्या आ जाएगा, अपना इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, जिसका एग्जाम्पल है अपना स्टीरॉइड्स। ठीक है, टाइप 2 में क्या आएगा, अपना इंट्रा न्यूक्लियर। ठीक है, इसमें आ जाएंगे अपने T3 और T4। ठीक है, अब याद कैसे करना है, तो टाइप 1 है तो इसमें एक ही हार्मोन आएगा, स्टीरॉइड्स। टाइप 2 है तो इसमें 2 आएंगे, T3 और T4। तो एक्चुअली मैंने ऐसे याद किया था कि जो अपने थायराइड हार्मोन है, जो T3 T4 हैं, ये बहुत ही बड़े हार्मोन्स हैं। कैसे? क्योंकि ये हर जगह कुछ न कुछ काम करवाते हैं। जैसे कि एरिथ्रोपोइसिस बोले तो वो भी करवाते हैं, कैल्शियम को मेंटेन करना तो भी उसमें भी काम करवाते हैं, ग्लूकोज को मेंटेन करना उसमें भी करवाते हैं, जो मेन काम है अपना BMR को रेगुलेट करना उसमें भी हेल्प करते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो हम चाहेंगे ना कि ये डायरेक्टली आके न्यूक्लियस पे एक्ट करें, मतलब कि जो बड़े लोगों की बड़ी जगह जान पहचान होती है वैसे वाली होगी ना, कि T3 T4 सीधा आके न्यूक्लियस पे ही करेंगे। भाई हम सीधा बात करते हैं, हमें कोई चाहिए नहीं साथ में आजू बाजू की जो हमें मैसेज डिलीवर करे, या हमें कोई रोके, हमें पसंद नहीं है। समझ आ गए? तो ये होता है। अब देखते हैं कि हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, मतलब याद कैसे करें कि ग्रुप 1 कौन सा है और ग्रुप 2 कौन सा है। तो देखो, हम बैठे हैं सेल के अंदर, ठीक है, हमें नंबरिंग करनी है, तो हम ऑब्वियस सी बात है ना, टॉप पे खुद को रखना चाहेंगे। तो हमने 1 नंबरिंग दी है इंट्रासेल्युलर वालों को, तो ऑटोमेटिकली जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड है वो ऑटोमेटिकली नंबर 2 पे आ गए। ठीक है, अब जो हमारे, अगर हम मान लो कि अब मैं यहीं पे बैठी हुई थी ना, तो मैं चाहूँगी कि यार अब मैं न्यूक्लियस में जाऊँगी, फिर वहाँ पर नंबरिंग करूँगी, इससे अच्छा कि यहीं से शुरुआत कर देती हूँ। तो यहीं पे वो खुद को 1 नंबर दे लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा, नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, कि 1 1 साथ में आएंगे और 2 साथ में अपोजिट जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 1 से 2 1 से 2। ठीक है, तो हमें आई गेस याद हो गया होगा कि कैसे याद करना है। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप 2 हार्मोन्स पे, जो कि हैं सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स जिनके होते हैं। ठीक है, तो हम उसमें GPCR बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं टायरोसिन काइनेज। जो टायरोसिन काइनेज है ना, ये किस किस के लिए काम करता है, मतलब कि कैसे होता है कि जब कोई हार्मोन आके रिसेप्टर पे बाउंड करता है तो वो एक सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करता है ना। तो टायरोसिन काइनेज वाले में वो सेकेंडरी मैसेंजर होता है टायरोसिन काइनेज खुद। ठीक है, तो ये रिलीज होगा, तो ये एक्शन तो सेम ही करवाने लास्ट में, है ना। तो ये करवाएगा क्या, मतलब किस हार्मोन पे ये रिलीज होता है, तो ये रिलीज होता है इंसुलिन के लिए और ग्रोथ फैक्टर्स के लिए। अब मैंने यहाँ पर डैश क्यों लगाया है कि मान लो कोई XYZ नेम है, उसमें XYZ
आगे ग्रोथ फैक्टर लिखा हो और पूछ ले कि कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर रहेगा या फिर कौन सा पाथवे रहता है, तो टायरोसिन काइनेज रहता है। जैसे कि TNF अल्फा ग्रोथ फैक्टर हो गया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हो गया, ठीक है। तो टायरोसिन काइनेज में कौन सा होता है, इंसुलिन, और याद करने के लिए इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। अब ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पे आया है या फिर TNF अल्फा ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे आया है, तो ग्रोथ फैक्टर किस में जाएगा, नेक्स्ट कैटेगरी में जो अपनी है जैक स्टैट पाथवे। तो जैक स्टैट पाथवे में अपना ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन रहता है, ठीक है। अपने जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो टायरोसिन काइनेज के थ्रू एक्ट करते हैं, एक्सेप्ट वन, दैट इज TGF बीटा, वो काम करता है सेरिन और थ्रियोनिन के थ्रू, ठीक है। अब जो इस कैटेगरी में भी हार्मोन्स नहीं आए और जो इनमें भी नहीं आए हार्मोन्स, वो कहाँ आ जाएंगे, अपने GPCR में आ जाएंगे, दैट इज G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब इसमें है ना कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर्स रिलीज होते हैं, कोई साइक्लिक AMP रिलीज करता है, कोई आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट रिलीज करता है, कोई कैल्शियम रिलीज करता है। तो ये सबका अपना अलग अलग मैकेनिज्म रहता है सेकेंड मैसेंजर्स रिलीज करवाने का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया हो कि कौन सा हार्मोन कैसे एक्ट करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं NCERT कि कुछ छूट ना गया हो। तो hormones produce their effects on target tissues by binding to specific proteins called hormone receptors। हार्मोन अपने हार्मोन रिसेप्टर पे आके जुड़ेंगे तभी कुछ एक्शन हो पाएगा, ठीक है। ये टारगेट टिश्यूज पे ही होता है, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर्स जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, और जो अंदर की तरफ होते हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, ठीक है, जिसमें मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स ही होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक किसके लिए था, अपना स्टीरॉइड्स के लिए था, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हर रिसेप्टर है ना वो स्पेसिफिक होता है एक ही हार्मोन के लिए, इसीलिए बोलते हैं कि रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक, ठीक है। अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा, उसकी वजह से कुछ बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। अब बायोकेमिकल चेंजेस क्या होते हैं, मान लो हमें पहले DNA है, DNA से हम RNA बनाएंगे और RNA से प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी। अब इसके बाद जो प्रोटीन बनेगा वो तो कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस करवाएगा ना, जो हमने फंक्शंस देखे थे हर एक पर्टिकुलर हार्मोन के, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो वो कब होंगे, जब ये बायोकेमिकल चेंजेस हो जाएंगे, उसके बाद जो प्रोटीन्स बनेंगे वो जब एक्ट करेंगे तब फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। तो वही लिखा हुआ है कि पहले बायोकेमिकल चेंजेस होंगे, उसके बाद जो हार्मोन है वो टारगेट टिश्यू का मेटाबॉलिज्म और हेंस उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। कैसे, बायोकेमिकल प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। अब जो केमिकल नेचर अपने हार्मोन्स का उनके बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। पहला है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है। इसमें अपने सारे हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक है। स्टीरॉइड्स में अपने कौन कौन से थे, कॉर्टिकॉइड्स थे और सेक्स हार्मोन्स थे, तो वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आयोडोथायरोनिन्स जो हमारे टायरोसिन से बने थे T3 T4, बट उनमें हमें आयोडो ग्रुप भी चाहिए होता है, तो इन्होंने आयोडोथायरोनिन की एक अलग से कैटेगरी बना दी जिसमें आ जाएंगे अपने थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। फिर है अपने अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स जो लिखा हुआ है एपिनेफ्रिन, जो कि हमारे कैटेकोलामिन्स हैं, तो ये भी टायरोसिन से ही बने हैं। अब जो हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं वो डायरेक्टली सेल में नहीं जा सकते हैं। अब तुम राजा के लिए मैसेज लेके गए तो क्या तुम डायरेक्ट अंदर चले जाओगे, नहीं, तुम्हें जो द्वारपालक है वो तुम्हें रोक लेगा और फिर तुम्हारा मैसेज कोई दूत लेके जाएगा जो राजा तक पहुंचाएगा। तो वैसे कुछ यहाँ पे है, तुम मेम्ब्रेन पे ही रोक लिए गए हो, तुम अंदर नहीं जा सकते, तो तुम अपना दूत भेजोगे, दैट इज जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर्स, ठीक है, जैसे कि साइक्लिक AMP, IP3 और कैल्शियम, ठीक है, जो कि इन टर्न रेगुलेट करेंगे सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, ठीक है।
अब जो हार्मोन सीधा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, आयोडोथायरोनिन्स हैं, वो खुद से ही जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन रेगुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो हार्मोन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स है ना, वो बनता ही कहाँ पे है, जीनोम पे बनता है। एक्चुअली ये इंट्रा न्यूक्लियर वालों की बात हो रही है, साइटोप्लाज्म वाले तो फिर भी थोड़ा प्रोसेस करते हुए फिर जीनोम पे आके एक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इंट्रा न्यूक्लियर वालों का तो रिसेप्टर ही न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अब क्या है, जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है उसके पहले बायोकेमिकल एक्शंस होते हैं, फिर जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अपना हार्मोन अभी एग्जांपल देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमने देखा कि हमारा जो हार्मोन है, एग्जांपल FSH, तो अब इसके दो टाइप के रिसेप्टर्स हो सकते थे, या तो मेम्ब्रेन बाउंड या फिर इंट्रासेल्युलर। अब इंट्रासेलुलर में कौन कौन से थे, साइटोप्लाज्मिक था और इंट्रान्यूक्लियर था। साइटोप्लाज्म टाइप 1 है तो उसमें एक ही हार्मोन था, स्टेरॉइड्स। टाइप 2 में कौन से थे, अपने 2 हार्मोन्स थे, T3 और T4। ये उन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो इसका कहाँ पे होगा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा। तो इसका रिसेप्टर आके जुड़ा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। यहाँ से रिस्पॉन्स 1 होगा, ठीक है। फिर जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि साइक्लिक AMP या फिर कैल्शियम हो जाएगा। इसकी वजह से बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज होंगे, जो कि क्या थे, अपने ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ये सब प्रोसेसेस होंगी। उसकी वजह से आएंगे अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, ठीक है, जो कि होगा अपना ओवेरियन ग्रोथ इन केस ऑफ FSH, ठीक है। तो यहीं पे अपना ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब आई गेस मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी क्वेश्चन सीरीज पे, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा।